नमस्ते। डिजिटल दुनिया एक और एपिसोड आपके लिए लेके आया है। मैं हूँ व्योमा, आपकी होस्ट और मेजबान। क्रिप्टो शब्द हमने बहुत बार सुना है, पर क्रिप्टो या क्रिप्टो जार्गन्स क्या है, ये हमें आज विस्तार से बताएंगे हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट अपूर्व। अपूर्व, कैसे हैं आप? नमस्ते व्योमा। थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी अच्छा हूँ और काफ़ी उत्सुक हूँ क्रिप्टो जार्गन्स के बारे में बात करने के लिए। अपूर्व, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है जिसको हम छू के निकलेंगे वो है फियाट। वैसे तो हमने यार कार के बारे में सुना है, बट इसको और क्रिप्टो से क्या लेना देना है? ये एक जार्गन है जो जब मेरी शुरुआत हुई थी क्रिप्टो में, तो मुझे काफ़ी थोड़ा टाइम लगा था समझने के लिए कि ये फियाट होता क्या है। यानी ये एक तो अजीब सा शब्द है। आपने जैसे कहा, पहले ही दिमाग में मोटर गाड़ी आ जाती है, राइट। इंडिया में हमने फियाट की गाड़ियाँ देखी है, तो मेरे को ये फियाट होता क्या है। फिर मुझे पता चला कि फियाट यानी लोकल करेंसी, डॉलर्स, रुपीस, दिनार, यूरो, जो भी है उसको सिर्फ एक ही टर्म यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं फियाट। तो जब आप अपने जो भी लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज है वहाँ से जब उसके अंदर जब धनराशि डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो भी धनराशि हो और जो भी करेंसी में हो उसको हम कहते हैं फियाट। अपूर्व, हमने फियाट के बारे में तो आपसे समझ लिया है, बट मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो जैसे मेरे जैसे आम इंसान को हमेशा सुनाई दे रहा है कि क्रिप्टो करेंसी या कॉइन्स या टोकन्स, इन सब में अंतर क्या है? व्योमा, ये भी बहुत मज़ेदार है। हालांकि काफ़ी सारे लोग इसका अंतर नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी और जिसको हम कॉइन्स कहते हैं और काफ़ी बार हम टोकन्स भी कहते हैं, तो ये दोनों में अंतर क्या है। ये आसान भाषा में समझना हो तो जैसे हमने बात की है बिटकॉइन की, हमने बात की है इथेरियम की। तो जो नेटवर्क है बिटकॉइन या जो नेटवर्क है इथेरियम, या फिर कोई भी दूसरा नेटवर्क हो, जिसको समझने के लिए हम फिर से यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग ब्लॉकचेन जो होती है, वो ब्लॉकचेन की जो खुद की टोकन्स होती है उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं या कॉइन्स कहते हैं। यानी वो मुद्रा वो नेटवर्क में काम करने के लिए आवश्यक है, तभी आप वो नेटवर्क में काम कर सकते हो। जैसे हमने इथेरियम की बात की थी, तो इथेरियम के ऊपर बहुत सारी डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनी हुई है। तो वो जो एप्लीकेशंस होती है उनके जब कॉइन्स होते हैं उसको हम टोकन्स कहते हैं। आपको बहुत ही छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से हमें समझाने का प्रयत्न किया, पर फिर भी आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मुझे एक बार और पूछना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी और कॉइन्स, इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है? क्या डिसेंट्रलाइजेशन उसको अलग करता है? क्योंकि करेंसी और कॉइन्स आसान भाषा में एक ही शब्द का अर्थ होता है। बिल्कुल सही। शायद मैंने सही तरीके से नहीं समझाया। तो क्रिप्टो करेंसी और कॉइन्स ये दोनों सेम है। फ़र्क सिर्फ है कॉइन्स और टोकन्स में। तो आप क्रिप्टो करेंसी या कॉइन इंटरचेंजेबल है, तो वो एक ही है। और उसके साथ दूसरा जो शब्द है वो है टोकन्स। तो आप मान लो कि आपको नेटवर्क में कोई भी एक्टिविटी करनी है इथेरियम पर, तो फीस जो उसकी होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी इथेरियम के कॉइन से ही। और वो कोई उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क की चलाने की जो कॉस्ट है वो वही कॉइन पे पे की जाती है। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो इथेरियम पर, राइट, तो वो ऐप की खुद की टोकन हो सकती, तो उसको हम कॉइन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो देश की टोकन नहीं है। वो सिर्फ एक राज्य के अंदर एक छोटी सी दुकान है उसकी टोकन है। और देश की टोकन यानी इथेरियम की जो टोकन है उसको हम टोकन नहीं कहते, उसको हम कॉइन कहते हैं या क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसको हम कहेंगे इथेरियम। थैंक यू वेरी मच अपूर्व, ये क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए। थैंक यू। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है स्टेबल कॉइन। तो ये स्टेबल कॉइन क्या चीज़ है?
ये भी बहुत मज़ेदार है व्यूअर। स्टेबल कॉइन्स के कई पहलू है, लेकिन मोटा मोटा अभी के लिए जो समझने के लिए आसान है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टेबल कॉइन्स का मतलब होता है एक यूएस डॉलर। 3 बड़ी बड़ी मुद्राएं या क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे यूएसडीसी, यूएसडीटी, और तीसरी है डाई, DAI। तो ये इन तीनों को हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। इसका मतलब कि हर एक यूएसडीसी, एक डाई या एक यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर्स। तो उससे क्या होता है कि जब आप नेटवर्क के अंदर वेब3 में जाते हो तो हर कोई अलग अलग टोकन्स होगी या करेंसीज होगी, तो उसको उसकी लेन देन के लिए, उसकी मूल्यांकित करने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि जब हम यूएस डॉलर के साथ उसको करते हैं। तो इस वजह से स्टेबल कॉइन का इजाद हुआ था। तो मेरा एक इससे ही जुड़ा एक प्रश्न है। तो स्टेबल जो कॉइन होती है उसकी वैल्यू ना ही बढ़ती है ना ही गिरती है, सो वो डॉलर के हिसाब से ही स्टेबिलिटी रखती है, हैंस दैट द रीजन इट इज नोन एज स्टेबल कॉइन। बहुत बहुत यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आपने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, उसकी ना वैल्यू बढ़ती है ना घटती है, वो यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है। हम एक और एपिसोड करने वाले हैं सिर्फ स्टेबल कॉइन्स पर, तो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे ये कैसे काम करता है। बट आसान भाषा में समझना हो, आपके पास एक बिटकॉइन है, तो हर बार आपको ख़रीदना हो, बेचना हो, तो उसको लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने 1,000 में बिटकॉइन ख़रीदा, वो बढ़ के 2,000 हो गया, तो आपको बेचना है। तो हर बार उसको खरीद बेचने के लिए आपको बैंक अकाउंट में पैसे ले जाने पड़ेंगे। उसकी आवश्यक ना हो, इसके लिए ये नेटवर्क के अंदर ही रहेगा। आप उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर अगर आपको लगता है कि अगर इसका प्राइस कम हो गया है और मुझे फिर से लेना है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार आपको नहीं तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर बैंक अकाउंट से वापस वेब3 में ले जाना पड़ेगा। ये ना करना पड़े, इसके लिए स्टेबल कॉइन का इजाद हुआ था। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये स्टेबल कॉइन इज़ बैक्ड बाय यूएस डॉलर, यानी कि ये ना बढ़ता है ना गिरता है, वो स्टेबल रहता है, इसीलिए उसे स्टेबल कॉइन कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे समझ में आ गया। सब लोग बात करते हैं, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में तो सुना है, बट टोकनॉमिक्स ये क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप समझ लो, टोकन का, कोई भी टोकन का जो इकोनॉमिक मॉडल होता है लेन देन में, या उसकी वैल्यू कैप्चर होती है, उसको हम कहते हैं टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स पर भी हम एक और एपिसोड करने वाले हैं, जहाँ पर हम डिटेल्स ऑफ टोकनॉमिक्स समझाएंगे। क्योंकि टोकनॉमिक्स अगर आप समझ लेते हो तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। निवेश करने से पहले आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हमने बिटकॉइन की बात की थी, राइट, तो वो सिर्फ 21 मिलियन है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। तो टोकनॉमिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझना, उसका डिमांड सप्लाई क्या है, क्योंकि हर एक टोकन की अलग अलग टोकनॉमिक्स होती है। तो इसीलिए ये शब्द टोकनॉमिक्स। अपूर्व, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये टोकन का इकोनॉमिक समझा दिया। हमने बहुत बार सुना है कि एयर ड्रॉप हुआ है अकाउंट में, तो ये एयर ड्रॉप क्या है? ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ये एयर ड्रॉप हमारे नॉर्मली जो iOS या एप्पल इकोसिस्टम यूज़ करते हैं उनको पता है, हम फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से वेब3 में एयर ड्रॉप होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट नए नए होते हैं, जैसे हमने बात की टोकन्स की, जो प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च होते हैं तो वो अपनी टोकन्स लेकर आते हैं उसको मोनेटाइज करने के लिए। तो वो टोकन्स नए यूज़र्स को या नए डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए ये टर्म है एयर ड्रॉप। इसका मतलब ये होता है कि जो नए यूज़र्स
या जो नए डेवलपर्स हैं वो एप्लीकेशन पर काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, शुरुआत में उनको एज अ थैंक यू नोट उनके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा ये कैसे होगा? तो आपको हमारा जो एक एपिसोड हमने किया था डिजिटल वॉलेट, तो हमने बात की थी मेटामास्क की। तो मेटामास्क में एक आपकी पब्लिक की होती है, तो वो जितनी बार आप कोई भी एप्लीकेशन पर जाते हो तो वो आपका साइन इन होता है। तो वो प्रोजेक्ट को पता होता है कितने वॉलेट, अलग अलग वॉलेट ने हमारी एप्लीकेशन यूज़ की है, कितनी बार यूज़ की है, जिसकी वजह से उनको समझ में आ जाता है कि हमारे शुरुआती चरण के सपोर्टर्स कौन थे, कितना हमें लोगों ने हेल्प किया है। तो उसको जस्ट एज अ थैंक यू नोट वो टोकन्स को एयर ड्रॉप करते हैं। और कई बार ये टोकन्स जो एयर ड्रॉप होते हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये इसका शुरुआत हुआ था 2020 में। एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक एक्सचेंज है, यूनिस्वैप करके लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, कंपाउंड। तो ये सब जगह पर वो एप्लीकेशन जिन्होंने स्टार्टिंग में यूज़ की थी टेस्ट करने, उन सबको कई बार 2000 से $20,000 तक के एयर ड्रॉप मिले। हालांकि वो रिस्की भी हो सकता है क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, तो उसके अंदर कोई हैक का रिस्क हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग होने का रिस्क हो सकता है। उसके बावजूद जो यूज़र्स ने उनको यूज़ किया है, ट्राई किया, उनको थैंक यू कहने के लिए एयर ड्रॉप में टोकन दी जाती है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स अ गुड जेस्चर। और बिल्कुल सही। लेकिन व्योमा आप सोचो, हम बहुत ही, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने नई दुकान खोली है, राइट, व्यवसाय करने के लिए, मिठाई की दुकान है, और कोई पहला ग्राहक आता है पहले ही दिन ही, और आपकी इतनी सारी मिठाई है, तो वो चाहे कुछ खरीदे या ना खरीदे, आप कहेंगे नहीं ये ट्राई करो, ये भी ट्राई करके जाओ, ये भी ट्राई करके जाओ। तो ये ह्यूमन बिहेवियर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट ये टेक्नोलॉजी के साथ वो इमोशन नया मोड़ ले रहा है। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे, कि एयर ड्रॉप इट्स सच अ गुड थिंग, एंड मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। और आई थिंक आपको प्रेरणा भी देता है अलग अलग जगह पे जाके उसका एप्लीकेशंस को उपयोग करने का या निवेश करने का। बिल्कुल सही। और माफ़ करना, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आपको और सुनने वालों को शायद थोड़ी आसानी हो। समझ लो आपने फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दिया था 2006-07 में। तो आप पहले 5 लाख या 10 लाख यूज़र्स में थे। तो एज अ थैंक यू जेस्चर, जब IPO आता है फेसबुक का और शेयर्स मार्केट में आते हैं, तो सोचो अगर फेसबुक ने सोचा होता कि हम छोटा सा अमाउंट, जितने भी हमारे स्टार्टिंग के यूज़र्स हैं, उनको अलोकेट करेंगे। ये वही है, द ओनली डिफरेंस इज कि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, वो मार्केट में, वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो हमें Web3 देता है, आपके डिजिटल वॉलेट की वजह से, यूनिक आइडेंटिटी की वजह से, कि ये वॉलेट ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया है, हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, ये वॉलेट को हम एयर ड्रॉप कर सकते हैं। समझ गए। बहुत अच्छा आपने समझाया अपूर्व। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ये ईवीएम क्या चीज़ है? ये इसे आप अगर समझा सके तो हमें। EVM का मत, आपको CPU पता है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो इथेरियम सिस्टम है जिसके ऊपर एप्लीकेशंस बनती है, तो वो इंजन जो है इथेरियम का, उसको कहते हैं EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन। वो मशीन है, आप समझ लो, वो इंटरनेट के ऊपर बना हुआ है, और कोई भी उसके ऊपर जाकर अपना नया एप्लीकेशन, अपना नया प्रोडक्ट बना सकता है। तो हालांकि इथेरियम तो यूज़ उनका ही करता है, लेकिन कई और ब्लॉकचेन है, कंप्लीटली दूसरी ब्लॉकचेन, यानी नया या अलग देश, लेकिन वो यूज़ करते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन, क्योंकि
उनको खुद को अपना सीपीयू नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो सीपीयू बना हुआ है इथेरियम वर्चुअल मशीन, तो उसके प्रोटोकॉल्स पैरामीटर्स रेडी है, तो डेवलपर्स को काफ़ी आसानी होती है वही पैरामीटर्स यूज़ करके किसी और देश के लिए कोई और एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी अगर हमने पहले कवर किया है तो गांव बस चुका है, तो ये बसाए हुए गांव के अंदर ये रहने आए हैं। हाँ, एक तरीके से सही है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से समझना हो तो देश बस चुका है और वो देश की सिस्टम है। तो जैसे हमारे आप जैसे समझ लो कि एप्पल का फ़ोन आप यूज़ करते हो या एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हो, तो इसके ऊपर जो भी ऐप बनानी होती है एंड्रॉयड की या एप्पल की, तो उसके लिए आपके पास एक टूल किट होती है। एप्पल के लिए अलग टूल किट होती है और एंड्रॉयड के अलग टूल किट होती है। तो ये इथेरियम की टूल किट है, ईवीएम। और ये EIP क्या है? ये भी मज़ेदार है, ये हमें ले जाएगा हमारे शुरुआती एपिसोड पर। तो हमने बात की थी कि ये जो नेटवर्क है Web3 के नेटवर्क्स हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, तो जो लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा टोकन्स या करेंसी जिसके पास होती है तो वो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये EIP का फुल फॉर्म है इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, यानी अगर किसी को कोई भी चेंजेस करना है नेटवर्क में तो आप एक प्रपोजल दे सकते हो, उसके ऊपर कम्युनिटी वोट करेगी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो प्रपोजल का जो फॉर्मेट है उसे हम EIP कहते हैं, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। Got it. एंड तो इथर स्कैन क्या है? ये भी बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको याद है हमने जब डिजिटल वॉलेट मेटामास्क के ऊपर हमारा वॉलेट अकाउंट एस्टैब्लिश किया था, खोला जब, तो हमने वहाँ पर व्यू ब्लॉक एक्सप्लोरर जो राइट साइड पर 3 ऊपर के बटन थे टॉप पे, वहाँ से चूज़ किया था। तो वो ले जाएगा आपको ईथर स्कैन के ऊपर, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे आपका हो, मेरा हो या दुनिया में कोई भी यूज़र हो, उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉक्स ईथर स्कैन के ऊपर दिख जाता है। तो आप एक तरह से वो खाता बुक है ऑडिट के लिए, जो कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकता है, उसको हम कहते हैं ईथर स्कैन। अपूर्वा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जो DeFi और DX के बारे में बात की थी, क्या आप उसके बारे में भी हमें कुछ बता सकते हैं? तो मैं ले जाऊंगा आपको स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, राइट। जो स्टेबल कॉइन है का इजाद हुआ, उसकी वजह से बहुत ही गति मिली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, जिसको हम कहते हैं DeFi। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है आज का, जो हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से, वो स्ट्रक्चर को जो अपग्रेड मिलेगा उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर हम एक अलग पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो वॉच दैट स्पेस टू लर्न मोर अबाउट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और जो DX है, DEX, इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो DeFi के अंदर जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब जो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसा ही स्टॉक एक्सचेंज Web3 पर बनता है। वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का पार्ट है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और उसका शॉर्ट फॉर्म है DEX। बस 2 और ये ICO क्या है? ये ICO हो जाता है, इसका टर्म निजात हुआ था IPO। तो नॉर्मल फाइनेंस में दुनिया में हमने सुना होगा कि नई कंपनियां लॉन्च होती है, उनको व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो पब्लिक ऑफरिंग पे जाते हैं, वो शेयर अलोकेट करते हैं, राइट। तो उसका जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। उसी तरह से Web3 में अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और उसको पैसा रेस करना है, फंड्स रेस करने हैं, उसको हम कहते हैं ICO, यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग।
गुड। एंड लास्टली, व्हाट इज IDO? ICO और IDO में छोटा सा फर्क है। ICO को हम वेब 2 यानी IPO के करीब समझ सकते हैं, क्योंकि वो ICO होता कहाँ पर है, लॉन्च कैसे होता है, तो उसके लिए आपको लोकल या बड़ा वेब 3 का जो एक्सचेंज होता है या क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज होते हैं बड़े बड़े, जैसे बाइनांस है, कॉइनबेस है, वजीर एक्स है इंडिया में, तो वो वैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लॉन्च होता है उसको ICO कहते हैं। लेकिन जो वेब 3 के बहुत ही करीब है, राइट, जो टोकन सिर्फ लॉन्च होती है डेक्स पर, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ही लॉन्च होती है, उसको आप किसी और तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको आपका डिजिटल वॉलेट मेटामास्क जैसा चाहिए, उसके अंदर आपको फंड्स चाहिए और वो फंड के द्वारा ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए उसको कहता है IDO, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। धन्यवाद अपूर्व, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली है, हमारे साथ जुड़ने वाले हर किसी लिसनर्स को मिली होगी। लगता तो हमें ये बहुत छोटे से शब्द है, बट इसके पीछे जो रहस्य या इसका जो मार्मिक महत्व है, जो आपने अच्छी तरीके से हमें समझाया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्योमा। आशा करता हूँ कि हमारे लिसनर्स को भी ये क्रिप्टो जार्गन्स के बारे में जानने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डिजिटल दुनिया का क्रिप्टो जार्गन का एपिसोड। उम्मीद है कि ये सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।